हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आप लोगों के बीच में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम क्या होने वाला है बच्चों? चैप्टर का नाम है सरजी, अम्ल, क्षार और लवण। साथ ही आपको देखने को मिलेगा एक खूबसूरत सा फोटो। दिख रहा है आपको? आप सभी के संदीप भैया बोलोगे भैया हमें तो आपकी फोटो अच्छी नहीं लग रही। बेटा ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम पहले से ही है। मेरे को ही अच्छी लगती है मेरी फोटो, लोगों को भेजता हूँ बोलते हैं कि अच्छी नहीं है सर। अब आप सोच रहे होगे सर आप किसको भेजते हो? खैर छोड़ो, मैं किसको भेजता हूँ इस पे ध्यान मत दो। ध्यान दो चैप्टर पे। चैप्टर का नाम होने वाला है अम्ल, क्षार और लवण। हिंदी वर्जन यानी टोटली हिंदी में पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बच्चे बोलते हैं ना सर जी सबको इंग्लिश को डिमांड को पूरा करता है, हिंदी के लिए कौन है? हिंदी के लिए आपके संदीप भैया आपके साथ है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना डिले किए। देखो बच्चा, अम्ल, क्षार और लवण में सबसे पहला नाम आता है अम्ल का। यार चैप्टर का नाम ही है अम्ल, क्षार और लवण, तो सबसे पहले बात करेंगे ना कि अम्ल क्या होता है। तो देखो, एसिड, अम्ल बोले तो एसिड, इसे इंग्लिश में बोला जाता है। ये शब्द जो है एक लैटिन शब्द, ध्यान रखना, लैटिन शब्द यानी दूसरी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है एसिडस। दूसरी भाषा में इसको एसिडस कहा जाता है। अम्ल को लैटिन भाषा में एसिडस कहा जाता है और उस भाषा में इसका अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। क्या अर्थ होता है बेटा? खट्टा पदार्थ। तो जनरली बात को समझो कि एसिड कैसे होते होंगे, खट्टे होते होंगे। तो हमने लैटिन भाषा से एक शब्द उठाया एसिडस, क्योंकि खट्टे पदार्थ को लैटिन भाषा में एसिडस कहा जाता है। तो हमने एसिडस से बना दिया अपना एसिड, और हिंदी में बोले तो अम्ल। क्या होगा? ठीक है। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H प्लस के आयन उत्पन्न करते हैं या छोड़ते हैं। यानी बेटा जब हम अम्ल को पानी के अंदर डालते हैं ना, तो कौन से आयन उत्पन्न करते हैं? H प्लस के आयन उत्पन्न करते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन को यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? क्या बोलते हैं बच्चा? हाइड्रोजन आयन। देखो, उदाहरण के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल लिखा हुआ है इसमें, सिट्रिक अम्ल लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सही कर लेना आप। सिट्रिक होगा, ठीक है। तीनों के तीनों अम्ल जो है अम्ल के उदाहरण है, यानी तीनों अम्ल के उदाहरण है। जब इनको पानी के अंदर छोड़ते हैं H प्लस के आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आपको ये संतरा दिख रहा है, मौसमी है क्या सर? संतरा, मौसमी मुझे नहीं पता, जो समझो आप इसको। ये नींबू दिख रहा है, नींबू ले लो, 10 का 3, 10 का 3, 10 का 3, नींबू ले लो भैया। नींबू आ गया आपके बीच में। अब इस नींबू को आपके भैया निचोड़ के इस पानी में डालेंगे, और जब पानी के अंदर नींबू भैया डालेंगे तब भाई पनिया में आएगा H प्लस आयन। बोलते हैं ना, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। तो एसिड जब इसके अंदर डाला, पानी के अंदर H प्लस आयन उत्पन्न हो गए। अगर एसिड को पानी के अंदर नहीं डालोगे तो H प्लस आयन उत्पन्न नहीं होंगे। क्लियर ना बेटा? कि अम्ल केवल जल में घुलने पर ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, नहीं तो H प्लस आयन उत्पन्न नहीं करते। ठीक। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे नींबू खट्टा लगता होगा, कभी नींबू चाटे हो? सिरका, ठीक है, ये सब खट्टे पदार्थ होते हैं, अम्ल होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है बच्चों? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक हमने नीला लिटमस पेपर डाला है, तो ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर दिया? लाल कर दिया सर। अच्छा सर, अगर हम इसके अंदर लाल लिटमस पत्र डालें, अगर हम इसके अंदर लाल लिटमस पत्र डाल दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू डालोगे, नीला डालोगे तो लाल कर देगा, लाल डालोगे तो लाल ही रहेगा भाई, लाल ही रहेगा। ठीक है बेटा? और यह H प्लस आयन उत्पन्न करता है, लेकिन कब उत्पन्न करेगा? जल के साथ। जल के साथ। क्लियर है? दूसरी बात, ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, यानी जब इससे करंट फ्लो किया जाता है, अम्ल से आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि यह जल में आयन उत्पन्न करते हैं। और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन होता है बच्चों? आयन होता है। तो जब किसी भी विलयन से विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, जब उसके अंदर आयन हो, अगर आयन नहीं होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह
बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये 4 के 4 पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्षार। जिस तरह मैंने बताया अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह जल के साथ H प्लस के आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH माइनस का आयन उत्पन्न करते हैं। यानी जो क्षार होते हैं मुख्य तौर पर कौन से आयन उत्पन्न करते हैं? OH का माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। कब? जब हम उसे पानी के अंदर डुबाते हैं। बेटा जब हम उसे पानी के अंदर डुबाते हैं वो H माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो साथ साथ नोट्स में फॉर्मूले जरूर लिखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब सुनो, इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन बनाने में किया जाता है। अपमार्जक यानी सर्फ डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेना ही लेना। घड़ी डिटर्जेंट, तो ये सब अपमार्जक जो होते हैं ना बेटा, अपमार्जन लिख दिया हूं, अपमार्जक कर देता हूं इसे। ये जो अपमार्जक होता है इसका इस्तेमाल अपमार्जक किससे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। क्लियर है? जैसे ये देखो साबुन, ये दिख रहा है आपको डव। पहले मैं मेरा जो था चेहरा ग्लो नहीं करता था, फिर मैंने डव का इस्तेमाल शुरू किया और अब मेरा जो चेहरा है वो काफी ऑयली ऑयली सा ग्लो करने लग गया है। तो ये डॉव का प्रचार मैंने कर दिया। ठीक है, तो वही साबुन होता है बेटा। डॉव का हो गया, डिटॉल हो गया, जो आपको देता है 99.99% कीटाणुओं से सुरक्षा। डिटॉल, तो डिटॉल का भी एडवर्टाइजमेंट कर दिया मैंने। तो इन सब का इस्तेमाल बेटा ये सारे के सारे जो होते हैं वो सब क्षार होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? क्षार होते हैं। जैसे देखो बेस को मैंने पानी के अंदर डाला, तो वही बात है कि बेस को जब पानी के अंदर डाला तो हमने कौन से आयन उत्पन्न होते देखे? OH माइनस आयन के उत्पन्न होते देखे। तो हमने अभी जान लिया अच्छे से कि सर अगर हम अम्ल को पानी में डालते हैं तो H प्लस आयन, और अगर हम क्षार को पानी में डालते हैं तो OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। और ये दोनों के दोनों आयन विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं। ये दोनों के दोनों बेटा विद्युत के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अम्ल में H प्लस आयन, क्षार में OH माइनस आयन, और इन दोनों की वजह से होता है विद्युत धारा का प्रवाह। अब अगली स्लाइड में बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, 2 के स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, 2 के स्पीड में पढ़ा रहा हूं तो बता सकते हो। चलो, स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जैसे कि साबुन का घोल, बेकिंग सोडा। कभी कभी नहाते रहोगे ना, इसे जाके नहाओगे तो कभी कभी साबुन का कुछ भाग आपके मुंह में चला जाता है, आप लोग स्वाद ले लेते हो। हाँ हाँ, अच्छा है। कड़वा लगता है। जनरली मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि साबुन का पानी जो होता है चला जाता है मुंह में, तो स्वाद में कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। इसके अंदर हमने लाल को डाला, कैसा कर दिया? नीला कर दिया। अगर नीले को डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लाल डालोगे नीला हो जाएगा, नीला डालोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छूने पर फिसलन, छुओगे टच करोगे फिसल जाओगे। मतलब कि जब साबुन हो गया, नहाते हैं तो साबुन कभी कभी हाथ से हमारे फिसल के कहीं चला जाता है, फिर हम ऐसे आंखों से ऐसे, क्योंकि साबुन लगा हुआ होता है, ऐसे ऐसे ढूंढते हैं, ऐसे ऐसे ढूंढते हैं कि मेरा साबुन किधर पिघल जाएगा तो मम्मी बहुत मारेगी। 40 का आता है इसलिए। ठीक है, तो क्या होता है कि एक्चुअली इसमें फिसलन होती है। क्या होती है? फिसलन होती है। तो उसी फिसलन के कारण बेटा जो होता है साबुन बहुत ज्यादा फिसलता है। उदाहरण के लिए साबुन हो गया। क्लियर? ये विद्युत का संचालन करता है। बिल्कुल करेगा यार, क्षार क्यों नहीं विद्युत का संचालन करेगा? क्योंकि वे जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल क्षार, अम्ल जल में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं और क्षार OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। यहाँ मैंने लिख के समझाया था कि अम्ल H प्लस और क्षार OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं पानी के अंदर। बिना पानी के ये कोई आयन उत्पन्न नहीं करते, ये बात आप लिख लेना कि अम्ल और क्षार बिना जल के कोई आयन प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो विद्युत धारा का भी प्रवाह नहीं करेंगे। अगर सूखा हुआ HCl है तो वो प्रवाह नहीं करेगा जब तक उसे जल ना मिले। ठीक है, अब आता है संकेतक। संकेतक, संकेतक का मतलब होता है जो तुम्हें संकेत दे। जैसे कि पापा आने वाले होते हैं तो मम्मी आंखों से इशारा कर देती है, आंखों में तेरे अजब सी अदाएं हैं। तो ये अदाएं क्या है कि मम्मी इशारा कर देती है कि बेटा
जल्दी से अपने लाइन पे आ जाओ, नहीं तो पापा आ रहे हैं ड्यूटी करके, पूजा दे देंगे तुमको। मैं उस पूजा की बात नहीं कर रहा कि तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ गया, पूजा को तो मेरे को भी चाहिए। पूजा पापा ला रहे हैं तो अच्छी बात। पूजा मतलब कि अच्छे से कस के धो देंगे, कचर देंगे बढ़िया से, कि पढ़ने बैठ जाओ। तो मम्मी आपकी संकेतक का काम करती है, पापा के आने के पहले आपको संकेत दे देती है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो पापा आके 2-4 लात बढ़िया से सरिया के दे देंगे, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। उसी तरह वे पदार्थ जो रंग बदल कर बताते हैं, रंग बदल देंगे अपना, वो रंग बदल देंगे और बताएंगे कि ये अम्ल है या क्षार है। यानी जब उसे अम्ल के अंदर डालोगे तो अलग रंग बदल देंगे, क्षार के अंदर डालोगे तो अलग रंग बदल देंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा था लिटमस, लिटमस में हमने क्या पढ़ा था बच्चा, तो लिटमस को जब अम्ल के अंदर डालते हैं तो वो लाल रंग हो जाता है, देखो कैसे। मैंने अभी तो आपको बताया था, कहाँ है हमारा लिटमस, ओ लिटमस, ये रहा हमारा लिटमस। ये अम्ल के गुण में आपको लिटमस डाला था, नीला डाला था, क्या हो गया था, लाल हो गया था। लाल डालोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अम्ल हमेशा लाल ही कर देता है। पापा भी मार मार के लाल ही कर देते होंगे बेटा, ठीक है। अम्ल जो होता है लिटमस हमेशा लाल हो जाता है अम्ल के अंदर, और क्षार के अंदर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक उसी तरह संकेत में लिटमस एक संकेतक है। लिटमस क्या है बच्चा, एक संकेतक है जो आपको संकेत देता है कि समथिंग इज नॉट, इन इंग्लिश हिंदी में, कि जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है, यानी वो एसिड है या बेस है। उसी तरह बेटा आपका आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी आपको बताता है कि जब उसे अम्ल के अंदर डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, क्षार के अंदर डालते हैं पीला हो जाता है। तो उसी प्रकार फेनोल्फिथिलीन होता है, फेनोल्फिथिलीन जब हम उसे अम्ल के अंदर डालते हैं तो बेरंग, बेरंग जिंदगी है ना तुम्हारी, उसी तरह बेटा फेनोल्फिथिलीन की तरह तुम्हारी जिंदगी फेनोल्फिथिलीन की तरह है। जब हम फेनोल्फिथिलीन को एसिड यानी अम्ल के अंदर डालते हैं तो वो बेरंग हो जाता है, और जब तुमको वो छोड़ के चली जाती है तो भी तो तुम बेरंग हो जाते हो, ठीक है। लेकिन जब हम छाड़ के अंदर डालते हैं फेनोल्फिथिलीन को तो क्या होता है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया। हल्दी, उसी तरह बच्चों जब हम अम्ल के अंदर हल्दी को डालते हैं तो उसका रंग पीला हो जाता है, और क्षार के अंदर हल्दी को डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। अब मेरे बच्चे बोलेंगे कि भैया हम कैसे याद करेंगे, लिटमस पेपर तो बहुत मुश्किल से याद किया था। तो ये 4 संकेतक हैं, ये 4 पहले याद रखो क्या है, संकेतक हैं, जिनकी मदद से हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। संकेतक वो होते हैं जो अम्ल और क्षार में अपना रंग बदल देते हैं। अब सर कैसे याद रखें, तो मैंने बताया था कि लेबर, इसे थोड़ा इंग्लिश में बताऊंगा, लेबर, लेबर एल से हो जाएगा लिटमस, एल से लिटमस। और ये ध्यान रखना कि जो ट्रिक बनाया है हमने, जो हमने ट्रिक बनाया है वो पहले बनाया है क्षार के लिए, मैं यहाँ लिखता हूँ एक, और दूसरा बनाया है अम्ल के लिए। यानी पहले क्षार पे लागू होगा, अम्ल पे लागू होगा। जो लिटमस होता है उसका रंग कैसा हो जाता है, ब्लू, नीला, और आर मतलब लाल। देखो, यानी क्षार के अंदर नीला, अम्ल के अंदर लाल, पहले क्षार के अंदर नीला, अम्ल के अंदर लाल, काम कर रहा है। लेबर के बाद आता है मेयर, मेयर मतलब होता है शहर का राजा, जो शहर का राजा होता है बेटा उसको हम बोलते हैं मेयर। एम से आता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और फिर आता है येलो, येलो सर पीला, और आर से होता है लाल। और पहला ट्रिक किसके लिए होता है, क्षार के लिए। तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है उस क्षार के अंदर उसका रंग हो जाएगा पीला, और अम्ल के अंदर हो जाएगा लाल। काम कर रहा है। लेबर, मेयर, फिनोल्फिलीन के लिए आता है पॉपकॉर्न। कभी पॉपकॉर्न खाए हो किसी के साथ, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। कभी किसी के साथ पॉपकॉर्न खाए हो सिनेमा हॉल में जाके, उसके हाथों में हाथ डाल के पॉपकॉर्न, आधा वही खा जाती होगी, तुम तो उसको देखते रहते होगे। सही बोला, ठीक है। पॉपकॉर्न, तो पी से फिनोल्फिलीन, पी से क्या आता है बेटा, फिनोल्फिलीन। फिनोल्फिलीन का कलर कैसा हो जाता है, पिंक। पिंक बोले तो क्या बोलते हैं, गुलाबी, पिंक को क्या बोलते हैं, गुलाबी। और सी से कलरलेस, यानी बेरंग, ठीक है बेटा। तो जो लेबर है वो मेयर के साथ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न यानी फिनोल्फिलीन का रंग हो जाता है गुलाबी और बेरंग।
ट्राई करना चाहता है। ट्राई मतलब कि चाहता है कि यार मेरी भी किस्मत ऐसी होती, एक लेबर भी चाहता है कि मेरी किस्मत ऐसी होती कि मैं शहर के मेयर के साथ बैठ के पॉपकॉर्न ट्राई करता। हो सकता है यार, किसी की भी कोई भी ड्रीम होती है, तुम्हारी भी तो ड्रीम है। तुम्हारे जो सपने हैं ना बेटा, जो तुम रात को, दिन को क्लासरूम में टीचर के आने के बाद, टीचर के जाने के बाद देखते हो, वो भी तो पूरा नहीं होता, लेकिन आप देखना छोड़ थोड़ी देते हो सपनों को। ठीक है। ट्राई को बोलता है बेटा ट्राई, टी से टर्मरिक हल्दी। हल्दी का रंग बेटा क्या हो जाता है? बेस के अंदर लाल रेड, और अम्ल के अंदर पीला। लाल और पीला, तो ये आ गया लाल और पीला। अब आप देख सकते हो कि जो लेबर है वो मेयर के साथ पॉपकॉर्न ट्राई करना चाहता है। अब मेरे दिमाग में मेरे क्या चीज चलेगा, ये एल से लिटमस पेपर का रंग नीला और लाल हो जाता है। मेयर मिथाइल ऑरेंज का रंग येलो और रेड, यानी पीला और लाल हो जाता है। पॉपकॉर्न फिनोक्सिलिन का रंग पिंक और कलरलेस हो जाता है। राइट, टर्मरिक का रंग रेड और पीला हो जाता है। लेकिन जो हमारा ट्रिक है बच्चा, जो हमने ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक पहले क्षार के लिए है, फिर अम्ल के लिए है। तो आप देखो, पहले नीला होगा, फिर लाल होगा, फिर लाल पीला होगा, फिर लाल होगा, फिर आपको पहले गुलाबी मिलेगा, फिर बेरंग मिलेगा, फिर आपको लाल मिलेगा, फिर पीला मिलेगा। लेकिन आप देखना कैसे? इधर से, इधर से, इधर से, इधर से देखो, उधर से देखो, तुम्हें जहां देखना है तुम उधर से देखो। ठीक है। तो ये संकेतक होते हैं। संकेतक वो होते हैं जो अम्ल और क्षार के अंदर अपने रंग को बदल देते हैं। तो आई होप कि अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो अगली स्लाइड पे चलता हूँ। अब देखो, लिटमस पेपर को देख सकते हो कि नीले को डाला तो लाल हो गया, अम्ल है। अम्ल के अंदर लाल ही होता है। लिटमस लेबर पहले ब्लू होता है, फिर रेड होता है। और पहले बेस के लिए होता है, तो बेस में ब्लू होता है यानी नीला, तो ये आपका हो गया नीला, और ये हो गया लाल। तो उसी तरह आपको बेटा मिथाइल ऑरेंज दिख रहा है, तो मिथाइल ऑरेंज के कुछ हमने बूंद को अम्ल के अंदर डाला। ये देखो एसिडिक पीएच, पढ़ा करो थोड़ा, कुछ इंग्लिश वर्ड है उतना समझा करो। तो उसका रंग कैसा हो जा रहा है? लाल हो जा रहा है। न्यूट्रल के अंदर डाल रहे हैं तो ये लो, और एल्केलाइन यानी क्षार के अंदर डाल रहे हैं, जब क्षार के अंदर हम मिथाइल ऑरेंज को डाल रहे हैं तो उसका रंग येलो हो जाता है। तो देखो, मिथाइल ऑरेंज को याद करने का तरीका क्या था? मेयर, मेयर। तो एम से मिथाइल ऑरेंज, वाई से येलो। वाई से क्या था बेटा? वाई से था येलो बेस के लिए, और आर से रेड एसिड के लिए। अब आप देख सकते हो कि ये रेड और ये येलो, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा तो काम कर ही रहा है ट्रिक। अब जैसे फिनोल्फिलिन है, फिनोल्फिलिन के लिए क्या था? पॉपकॉर्न। मेरा बाबू पॉपकॉर्न खाएगा। नहीं, तुम्हारा बाबू पॉपकॉर्न नहीं खाएगा, बाबू कुछ और खा के आ रहा है। ठीक है। तो तुम्हारा जो बाबू, सॉरी, तुम्हारा जो फिनोल्फिलिन है बेटा, जो तुम्हारा फिनोल्फिलिन है, वो पी से बना फिनोल्फिलिन, और फिर ये बना पी से पिंक। ये किसके लिए होगा? बेस के लिए। और देखो बेस के अंदर ये डाला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, फिनोल्फिलिन मेरा खो गया। ठीक है। तो फिनोल्फिलिन बेटा पिंक कर देता है। सी से कलरलेस, कलरलेस, ये देखो एसिड के अंदर डाला, इसका कलर बेरंग हो गया। ठीक है। तो बेरंग हो गया इसकी जिंदगी। कैसी हो गई इसकी जिंदगी? बेरंग हो गई। तो इस तरह से बेटा संकेतक अलग अलग तरह से अम्ल और क्षार के अंदर चीजें के रंग को बदल देते हैं, और अपनी पहचान बता के जाते हैं। ठीक है। चलो, अब बोलोगे सर हल्दी नहीं ट्राई किए, तुम्हारी सगाई हो रही है कि हल्दी ट्राई करो? मेहंदी है, हल्दी ट्राई नहीं की, इस पर ट्राई करवाओगे तुम लोग सर से ही। अच्छा, तो बात है घ्राण संकेतक। घ्राण संकेतक इंपॉर्टेंट है बेटा, सीबीएसई वाले जितने हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, सारे इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई दूसरी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड भी अगर इस वीडियोस को देख रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट एक ही होता है। क्वेश्चंस के टाइप्स अलग हो जाते हैं। हो सकता है कि कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बिहार के अलग हो, हरियाणा के अलग हो, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ी अलग होगा। उसमें घ्राण संकेतक को ध्यान संकेतक थोड़ी बोलेंगे, घ्राण संकेतक होगा। वे कैसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षार की उपस्थिति में बदल जाती है? जैसे कि संकेतक के रंग बदलते थे, इसके गंध बदल जाते हैं। गंध मतलब होता है स्मेल, इसके स्मेल बदल जाते हैं अम्ल और क्षार में। जैसे कि प्याज, क्लोव ऑयल और वेनिला एसेंस। ठीक है बेटा, ये तीन होते हैं आपके घ्राण संकेतक। देखो, सभी तीन संकेतकों के लिए, सभी तीन यानी अम्ल, ये प्याज के लिए, क्लोव ऑयल के लिए और वेनिला एसेंस के लिए, इन तीनों के लिए बच्चा अम्ल की उपस्थिति में गंध बनी रहती है। यानी इनका जो एक्चुअल स्मेल होता है, जो इनकी खुद की गंध होती है, वही गंध आएगी। लेकिन अगर क्षार के अंदर इसको डाल दो तो ये अपने गंध को खो देती है, यानी इसका स्मेल खत्म हो जाता है, इसमें कोई स्मेल नहीं रहता। अब मेरी बात को समझो, प्याज को, क्लोव ऑयल को, वेनिला को, इन तीनों को हम अम्ल के अंदर डाल दें, अम्ल के अंदर, तो ये अपने गंध को बनाए रखेगी। जैसे महकेगा वैसा ही बदबू देगी। लेकिन क्षार के अंदर डालो तो ये गंध को
को देती है। तो घ्राण संकेतक किसे कहते हैं? वे पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के अंदर जो अम्ल और क्षार के अंदर अपनी गंध को बदल देती है, उसे हम घ्राण संकेतक कहते हैं। जिनकी गंध अम्ल और क्षार में बदल जाती है। तो सर आप इमोशनल क्यों हो जाते हो? बेटा क्या करोगे, वक्त है। वक्त इंसान को इमोशनल बना देता है। रात को 11 बजे मैं अपना काम छोड़ के तुम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर, किसी का मैसेज आ रहा होगा मेरे मोबाइल और मेरा पता है रिकॉर्डिंग के बाद मेरा क्या हाल होगा अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो। बट मैंने अपने बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा कभी कभी इमोशनल तो हो ही जाऊंगा। ध्यान संकेतक लिखो, चलो जल्दी से। चलो जी, अब आता है कि अम्ल और क्षार तो समझ में आ गया, संकेतक भी समझ में आ गया, ध्यान संकेतक भी समझ में आ गया। तो समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में देखो बेटा, ना रोबोट मत बनो कि वीडियोस देखा मजे ले रहे हैं, चलो यार बात भी करूंगा प्रिया से और मुलाकात भी करूंगा संदीप भैया से, दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। या तो उसको टाइम दो, नहीं तो मुझे टाइम दो, और मुझे टाइम दोगे तो आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि मेरे को संकेतक क्लियर है, मेरे को घ्राण संकेतक क्लियर है, अम्ल का रंग कब किस में कैसा होता है, क्षार के अंदर कौन सा संकेतक डालेंगे तो रंग कैसा होता है, ये आपको मेरे को लिख के भेजना पड़ेगा, ना कि प्रिया को। समझ रहे हो? तो फिर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अब जनरली जो अम्ल की हम बात कर रहे थे, जो खट्टे होते हैं, जो पानी के अंदर H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, इन सबको हम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ बच्चों? धातु के साथ। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसे नोट करते चलेंगे कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यानी लवण का मतलब होता है सॉल्ट। कुछ बच्चों को हिंदी भी नहीं आती, ये हिंदी वालों की कहानी बड़ी अच्छी है, इन्हें हिंदी में भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तब ये बोलते हैं इंग्लिश करा दो, इनको इंग्लिश कराओ तो बोलते हैं हिंदी करा दो। लेकिन मेरे से आप जो पूछना है पूछो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझा। लवण सॉल्ट को बोलते हैं बेटा, और ये रिलीज करेगा कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे हमारा खूबसूरत सा जिंक है, जब इसकी मुलाकात, एक मुलाकात जरूरी है सनम, क्योंकि मुलाकात के बाद ही तो रात पड़ती है, इसलिए मुलाकात जरूरी है बेटा। आप मत जाना किसी से मुलाकात करने, क्योंकि मुलाकात ही अक्सर लात खिलाता है। ठीक है, पढ़ाई का समय है, पढ़ लेते हैं, मुलाकात क्या करना है, मुलाकात करना है। चलो, तो जिंक की जब HCl के अंदर डालते हैं, जब जिंक के ग्रेन्यूल्स को हम HCl के अंदर डालते हैं, बनता है जिंक क्लोराइड। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिंक जो होता है, जो हमारा जिंक होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। किससे अधिक अभिक्रियाशील होता है सर? हाइड्रोजन से। तो जाहिर सी बात है यार कि जब कोई ज्यादा पैसा वाला आदमी हो तो अपने से कमजोर वाली की रिस्पेक्ट करेगा। बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है, करना चाहिए। बेटा यहाँ इमोशंस नहीं काम करते, यहाँ इमोशंस काम नहीं करते। यहाँ बेटा जो ज्यादा रिएक्टिव है वही कमजोर वाले को बोलेगा चल चलो जल्दी से, तुझे पासिंग मार्क्स दिला दूं, आप पढ़ती क्या? ओए 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 ओए। तो देखो बेटा, पासिंग मार्क्स के लिए ही पढ़ा देता हूँ। चलो, जिंक जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है, किससे? हाइड्रोजन से। तो जिंक क्या करता है? जिंक बोलता है हाइड्रोजन को कि चल 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 चल, क्लोरीन को अपने साथ लेकर आता है और हाइड्रोजन को हटा देता है। क्लोरीन को क्या बोलता है? क्लोरीन को क्या बोलता है? क्लोरीन को बोलता है तू मेरे साथ चल। हाइड्रोजन को रहने दे, हाइड्रोजन तुझे खुश नहीं रखेगा, मुझे पता है हाइड्रोजन तेरे को खुश नहीं रखेगा, तू मेरे साथ चल। तो हाइड्रोजन चला जाता है छोड़कर, क्लोरीन इसके साथ आ जाता है और बनाता है जिंक क्लोराइड। क्या बनाता है बेटा? जिंक क्लोराइड। और इस रिएक्शन में कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस। अब आप यहाँ देख सकते हो कि पूरा इंस्ट्रूमेंट, एक पूरा सेटअप है, हाइड्रोजन गैस के लिए परीक्षण किया गया है कि हाइड्रोजन गैस कैसे निकलता है। बेटा ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स है और ये जिंक की ग्रेन्यूल्स है और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है तो इसमें जिंक ने क्या किया? रिएक्शन किया और इसके बाद क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो ये देखो बुलबुला रे बुलबुला, ये बुलबुला जो निकल रहा है, उस ये जिस पानी में निकल रहा है उसमें साबुन का घोल है। किसका घोल है? साबुन का घोल। तो जब साबुन के घोल में इस गैस को जाएंगे, लेके जाएंगे, तो इसमें से बुलबुला 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 निकलेगा। इस बुलबुले की पहचान कैसे करें? तो मोमबत्ती जला के इसका, मोमबत्ती का सॉल्यूशन इसके पास ले जाओगे तो यहाँ पे आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। कैसा साउंड? पॉप साउंड, पॉप साउंड।
तो जब हाइड्रोजन जब जलता है तो कौन सा हाइड्रोजन गैस निकलता है तो कौन साउंड आएगा? पॉप साउंड। कब? जब हम उसके सामने एक मोमबत्ती जला के ले जाएंगे तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जलने लगेगा पॉप साउंड के साथ। क्लियर है बेटा? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन यानी नमक और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, नमक यानी लवण होता है बेटा। चलो ठीक है, अब आगे बात करेंगे धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया। अभी तो बात किए थे सर, अभी तो बात किए थे सर कि जब मेरी धातु एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो जब धातु अम्ल के साथ मुलाकात करता है तो फिर बात करता है और बनाता है नमक। नमक और कौन सा गैस रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। ये पॉइंट जो है इस पे स्टार लगाओ यार, इसे याद करने वाली चीज है, ये याद करने वाली चीज है, इसे याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ये देखो, ये जिंक था, जिंक के अंदर H2SO4 के अंदर डाल दिया, तो जिंक ज्यादा पावरफुल है, मैंने बताया था ना। जिंक जो है हाईली रिएक्टिव, पावरफुल बोले तो रिएक्टिव। क्या है ये? क्या यार, सिट। जिंक अधिक अधिक अभिक्रियाशील है। किससे अभिक्रियाशील है? हाइड्रोजन से। तो जब हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है तो हाइड्रोजन को भगा देगा, बोलेगा तू जा यहाँ से, मैं तेरे को लाइक नहीं करता। तो जिंक के साथ अब SO4 आएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। और देख सकते हो लोहे को हमने डाल दिया सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर। सही बात है, लोहा भी ज्यादा अभिक्रियाशील है। किससे? तो ये बनाएगा आयरन सल्फेट FeSO4 और हाइड्रोजन चला जाएगा। तो कौन ज्यादा अमीर है, मैंने आपको अलग से बना रखा है एक वीडियो, आप जाओ, उसका भी मैं जो लिंक होगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें जाके देख लो। रासायनिक अभिक्रिया, जिस प्लेलिस्ट में आप वीडियोस को देख रहे हो, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, उसमें भी मैंने एक सीरीज डाल रखा है। कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे पता होना चाहिए कि जिंक का ज्यादा अभिक्रियाशील होता है हाइड्रोजन से, आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील होता है हाइड्रोजन से, ये पता होना चाहिए। चलो चलो, अब हम बात करेंगे धातुओं के साथ क्षारों की अभिक्रिया। अभी जो है हमने अम्ल के साथ कराया था किसको? धातु का। अब हम कराएंगे क्षार के साथ धातु का। तो क्षार किससे जाके मिलेगा? धातु से। पहले कौन मिला? अम्ल मिला, दोनों मिल रहे हैं। ओहो, धातुआ बहुत चालाक है, दोनों से चक्कर चला रहे हैं, दोनों से चक्कर चला रहे हैं। कितने आदमी थे? दो थे सरकार, और तुम अकेले, बहुत मजा आया होगा। क्षार जब किससे अभिक्रिया कर लिया? धातु से अभिक्रिया कर लिया, क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। सेम सेम होता है बेटा, जैसे कि ये देखो, धातु प्लस क्षार, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन केवल कुछ धातुएं जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम और लेड क्षारों के साथ प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया करते हैं। यदि सारे धातु क्षार के साथ जाके नहीं मुंह काला करते हैं, आई मीन अभिक्रिया करते हैं, लेकिन सारे धातु अम्ल के साथ करते हैं। अम्ल के साथ बहुत सारे धातु अभिक्रिया करते हैं, लेकिन क्षार के साथ ये तीन ही है, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। और ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोटबुक में नोट डाउन करो कि जिंक, एल्यूमिनियम और लेड, ये तीनों के तीनों क्षार के साथ क्या करते हैं बेटा? अभिक्रिया करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे NaOH रिएक्शंस तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई भाई मैं क्या बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये देखो NaOH, NaOH के अंदर हमने क्या डाल दिया? जिंक डाल दिया। अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये हाइड्रोजन को हटाएगा और बनाएगा Na2ZnO2। क्या बनाएगा बेटा? Na2ZnO2। ये देखो Na दो है, Na2ZnZn, और यहाँ से ऑक्सीजन दो था तो दो, अब बचा केवल दो हाइड्रोजन। बेटा फील करना, मुझे पता है नहीं समझना, यहाँ देख सोडियम कितना है? दो है, Na2। Zn कितना है? एक ही है, Zn। ऑक्सीजन के सामने दो है तो दो ऑक्सीजन है तो O2। अब बच गया हाइड्रोजन दो, तो यही हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सोडियम जिंकेट मैं हिंदी में लिख देता हूं, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बताओगे? कि जब हम बेस यानी क्षार NaOH के अंदर जिंक डालते हैं, हमें सोडियम जिंकेट की प्राप्ति होती है। ठीक प्रकार उसी प्रकार अगर हम एल्यूमिनियम के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, एल्यूमिनियम के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो Na इज अकेला, Al इज अकेला, तो अकेला अकेला NaAl, यहाँ एक ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन O2 बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। बैलेंस नहीं है तो यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ, ये दो ऑक्सीजन हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और ये दो हाइड्रोजन भी हो गया बेटा, भी यहाँ दो हाइड्रोजन भी हो गए, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। जब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो धातु है, एल्यूमिनियम तो धातु है मेरा बच्चा, तो जब एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षार है, ये क्या है बेटा? क्षार है। जहाँ हाइड्रोक्साइड OH आयन हो
वो सब क्षार होते हैं। तो बेटा क्या बनाया आपको, सॉल्ट बनाया, ये दोनों के दोनों सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट हो गया आपका, या फिर एक चीज और यहाँ पे Na2 कर देना, Na2AlO2, Na2Al, ऑक्सीजन भी दोगे अब बैलेंस हो जाएगा, प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला हो गया। अब दोनों बातें ध्यान में रखना कि जो अम्ल होता है वो भी धातु से अभिक्रिया करता है, क्षार भी धातु से अभिक्रिया करता है, क्षार भी धातु से अभिक्रिया करता है, अम्ल भी धातु से अभिक्रिया करता है, लेकिन बनाते चीज एक ही है। लेकिन सारे धातु नहीं अभिक्रिया करते क्षार से। कौन करता है, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। ऑप्शन में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नॉट रिएक्ट विद बेस, तो तीन ये होंगे, एक दूसरा होगा तो उसको लिख देना कि नहीं करता है। देखो अगले स्लाइड में, अगले स्लाइड में होता है धातु का कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया। अब जो है धातु का कार्बोनेट बोले तो मेटल, और कार्बोनेट बोले तो CO3। अब यहाँ पे CO3 आ गया, और ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ, अम्ल के साथ। क्या होगा बेटा, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट के साथ होगा तो वो बनाएगा लवण। क्या बनाएगा, सॉल्ट ही बनाएगा, लेकिन साथ में बनेगा CO2 गैस, और साथ में बनेगा जल H2। और सबसे जरूरी बात बेटा, मेरे सबसे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सबसे जरूरी बात को ध्यान में रखना कि सर जी जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते थे तो लवण और हाइड्रोजन गैस से रिलीज होता था, लेकिन अब CO2 और वाटर बन रहा है। तो CO2 और वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे, जैसे देख यहाँ पे तेरे को मिल गया अम्ल, HCl मिल गया ना, और इसका अभिक्रिया हो रहा है धातु के कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम मेटल है और कार्बोनेट CO3 हो रहा है। तो देख तेरे को एक चीज ध्यान रखना है कि भैया CO2 और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, और सॉल्ट भी बनेगा, मैं ये नहीं बोलती सॉल्ट नहीं बनेगा, लेकिन सॉल्ट कैसा बनेगा वो तेरे को नहीं पता है, वो तेरे को अपन को पता नहीं है, अपन पता लगाएगा उसका, पता लगाएगा उसका कि कैसे उसका क्या हो रहा है, पता लगाना सिखाता हूँ। CO2 और वाटर लिख के हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, क्या हम तैयार हैं, CO2 और वाटर लिख के तैयार है, लेकिन अपने को पता ही नहीं है कि सॉल्ट कैसा बनेगा। चल अब निकाल के बताता हूँ। जैसे CO3 में, मेरा बाबू मेरा बेबी, CO3 से जब तूने CO2 बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, ऑक्सीजन बचा सर। CO3 से जब तूने CO2 बाहर निकाल दिया तेरे पास एक ऑक्सीजन बची। अब ये देख, ये देख, ए, उधर नहीं देखने का, इधर देखने का। ये दो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये दो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में आपको आंख मारेगा ऐसे, इधर आ, इधर आ, इधर आ, तो आ जाएगा। ऑक्सीजन में आते ही पानी पानी हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब देख बचा क्या, CO3 से तूने CO2 बना दिया, एक ऑक्सीजन इसके साथ मिलके वाटर बना दिया, तो यहाँ बचा Cl और इधर बचा Ca, इधर बचा Cl और इधर बचा Ca, इधर Ca कितना, एक, इधर Cl कितना, दो, तो ये बनाया CaCl2, जो कि एक सॉल्ट है। तो फॉर्मेशन पता होना चाहिए, फॉर्मेशन पता होंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब मान ले तेरे को 2NaCl नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, मैंने मिटा दिया इसको, मैंने मिटा दिया, और मेरे को ऐसा रिएक्शन दे दे कि जब हम सोडियम कार्बोनेट, यानी मेटल का कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ डालते हैं तो क्या होता है। मैंने बोला सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम है धातु और कार्बोनेट इज कार्बोनेट। तुम फट से याद कर लिया कि जब अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो लवण, CO2 और वाटर बनता है। अब आपने पीक पकड़ लिया कि भैया जी CO2 और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, CO2 और वाटर कहीं नहीं जाएगा, वो तो बनेगा ही बनेगा। अब मैंने बोला CO2 कैसे बनाऊं भाई, तो यहाँ से CO2 निकाल दूं तो एक ऑक्सीजन बच गया, बचा भाई दो को हाइड्रोजन में, इसको इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, पानी पानी हो गए, और जो बच गया वो तुम्हारा सॉल्ट होगा। एक बार फिर से देखो, CO3 से CO2 निकाल देना। मैंने कहा सर हमें कैसे पता चलेगा CO2 बन रहा है, ओ मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा सोना मोना, इधर देख, इधर देख, जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो CO2 और जल तो बनेगा ही बनेगा रे भटूरे, ओ मेरे छेले भटूरे, CO2 और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। तो तूने क्या किया कि जैसे ही देखा कि धातु का कार्बोनेट अम्ल में डाल रहे हैं, धातु के कार्बोनेट को कहाँ डाल रहा है तू, अम्ल में डाल रहा है, तो तूने CO2 और वाटर बना के तैयार कर दिया, CO2 और वाटर बना के तैयार कर दिया। अब तूने बोला सॉल्ट कैसा होगा रे, सॉल्ट बनाते हैं, हाँ बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ। CO2 तो निकाला है तूने, तुझे पता है ना कि CO2 बनेगा, झूठ बोलता है, पिंकी प्रॉमिस किया था तूने, CO2 पता है ना तुझे, जब CO2 बना दिया तो ऑक्सीजन बच गया, यहाँ से दो हाइड्रोजन वाटर हो गया। अब बच्चा यहाँ पे Cl, कौगो Cl सर, दूगो, और दूगो Na, दूगो Cl दूगो Na, 2NaCl। देखो स्क्रैच करते हैं और ये लॉटरी में मिला 2NaCl, हमारा टाटा नमक, देश का नमक बन गया।
तो इस प्रकार बेटा जब धातु का कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण CO2 और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण CO2 और जल बनाता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तीन चीजें, अम्ल धातु के साथ भी करती हैं रिएक्शन, क्षार भी धातु के साथ करती हैं रिएक्शन, और अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ कर लेता है। देख रहे हो ना इसका चक्कर कितना खतरनाक है। अब देख बेटा, अब देख, केवल धातु कार्बोनेट तो ठीक है, अब आएगा धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अब अम्ल की अभिक्रिया तीन जगह से आपने पढ़ा। अम्ल की अभिक्रिया आपने किसके साथ पढ़ा? अम्ल प्लस धातु। फिर आपने क्या पढ़ा? अम्ल प्लस धातु का कार्बोनेट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा हूं, धातु प्लस कार्बोनेट। देखो अम्ल का, देखो इस कनेक्शन को समझो रे, इसका समझ के चक्कर कितना चल रहा है अम्ल का। जिसको तुम समझ रहे हो ना कि वो केवल तुमसे बात करती है, इससे बात नहीं है बेटा, वो तुमसे बात करती है, तुम्हारे बाद भी किसी से बात करती है, समझ रहे हो? तो वही है हमारी अम्ल, पहले धातु के साथ अभिक्रिया, फिर यही हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। भी देखते जाओ बाबू। ना दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं, उसको हक है वो मुझसे अभिक्रिया करे या ना करे, मैं भी क्षार के पास जाके अभिक्रिया कर लूंगा। तो देख बेटा, अम्ल धातु के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, और अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ भी करता है। तो चार आता है। देखना, अम्ल जब धातु के साथ करता है तो बनाता है सॉल्ट और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ करेगा तो बनाएगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ये तीन चीजें बनाता है, सॉल्ट CO2 वाटर। क्या बनाता है? सॉल्ट CO2 वाटर। क्लियर हो गया? अब देख, जैसे यहाँ पे समझ ले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोलोगे सर बिल्कुल सेम ही है। हाँ बेटा सेम ही है, थोड़ा समझा देता हूँ। एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, जैसे ही तुझे हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, जैसे ही जैसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला और देखा कि अम्ल के साथ अभिक्रिया, तूने कोर को पकड़ा, तूने कोर को पकड़ा। इसके कोर को, पॉइंट के कोर को, कि भैया जी जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर रहा था रिएक्शन, तो सॉल्ट CO2 वाटर, तो CO2 और वाटर तूने बना के तैयार कर दिए। तूने बोला कि भाई जो बच गया वही तो सॉल्ट होगा। फिर कैसे? CO2 यहां से बनाया तूने, बचा ऑक्सीजन। बोल रहे भटूरे, बचा ना? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हाई ऑक्सीजन में। देख, एक हाइड्रोजन वन, हाइड्रोजन टू और ऑक्सीजन। मैंने वन टू लिखा था कि आपको पहचान में आए। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ बचा एक अकेला Na, अकेला Cl, तो क्या बनाएगा? NaCl, टाटा नमक, देश का नमक। फिर से टाटा नमक बन रहा, हर बार टाटा नमक। टाटा जी बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए बार बार आ जाते हैं। NaCl, नमक, टोटो सॉल्ट, देश का नमक, कॉमन सॉल्ट। तो ये रिएक्शन थे बेटा। करते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखो आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब अम्ल ने सबके साथ अभिक्रिया कर लिया, अब क्षार को क्यों छोड़ू? क्षार को क्यों छोड़ू? जब अम्ल और क्षार को आपस में मिला दे, जब अम्ल और क्षार को आपस में मिला दे तो क्या होगा? देखो, अब अम्ल के अंदर क्षार डाल दिया, तो बताइए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नमक और पानी बनता है। नमक और पानी, यानी लवण यानी नमक, नमक और पानी बनता है। जैसे कि देखो, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार है। OH का माइनस आयन और H प्लस और Cl माइनस है, ठीक है। तो NaCl प्लस H2O बनेगा। Na जाएगा किसके साथ? Cl के साथ, और हाइड्रोजन OH के साथ, तो H2O बनेगा। NaCl आपका क्या हो गया? नमक हो गया सर। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तो नमक बना और H2O जल बन गया। H2O क्या बन गया? जल बन गया। देखिए यहाँ से आता है एक क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेगा बच्चा मेरा? मेरा बच्चा लिखेगा कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो नमक और जल की प्राप्ति होती है, नमक और पानी की प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कितना उदाहरण पूछा है? दो। मास्टर ने कितना दिया? एक। मास्टर को एक और रिएक्शन देना चाहिए क्या? देना चाहिए। ले, तेरे लिए तो कुछ भी जे। देखो H2SO4 अम्ल है, अम्लवा को करा रहा हूँ NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। सेम क्षार के साथ करा रहा हूँ। तो देख, ये H2 और ये NaOH क्या बनाएगा? देख, Na2SO4 प्लस H2O तो बनाएगा ही बनाएगा। बैलेंसिंग की दिक्कत आएगी कि सर जी कैसा कर दोगे, बैलेंसिंग कैसे कर दोगे? तो यहाँ मैं दो लगा दूंगा और यहाँ दो लगा दूंगा। देख, बैलेंसिंग के लिए भी अलग से वीडियोस बनाया हूँ। अब आप चाहोगे कि देखो अगर आप पहला चैप्टर नहीं पढ़ के आ रहे हो और डायरेक्ट दूसरे पे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं तो वो समझ में नहीं आएगी। देख यहाँ पे हाइड्रोजन दो था और ये दो हाइड्रोजन चार, तो दो दूनी चार कर दिया। यहाँ ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है,
सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, SO4 SO4 से बैलेंस हो गया। तो ये दूसरा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल की मुलाकात क्षार से होती है, जब अम्ल की मुलाकात क्षार से होती है तो अम्ल क्षार को देख के नमक और पानी बनाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दो को एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दो ही करो, तीन चार मत करना, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब बढ़ते हैं कि जब धातु ऑक्साइड, जब धातु का ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? अम्ल के साथ। मैंने बताया था कि जो अम्ल है वो धातु के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ, धातु के कार्बोनेट के साथ, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सबके साथ अभिक्रिया करता है। तो जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओगे अम्ल का तो नमक और पानी बनेगा, नमक और पानी बनेगा। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, देख भाई ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड को HCl के साथ अभिक्रिया कराया तो पानी तो बनेगा ही। तो यहाँ से देख, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकाल दे तो Ca और Cl2 आ गया, CaCl2। समझो बेटा, मतलब यही मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अपने बच्चों को, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ कोर पॉइंट्स याद रखो। जैसे धातु ऑक्साइड जैसे ही अम्ल का मिले, धातु ऑक्साइड और अम्ल मिले तो समझ जाओ कि पानी पानी हो गई, H2O बनेगा ही बनेगा। तो H2O लिख के तैयार हूँ। बोलोगे सर लवण, लवण हो गया, काहे नहीं बोले? क्योंकि लवण बेटा अलग अलग होते हैं, वो चेंज हो सकता है, पानी थोड़ी चेंज हो जाएगा, H2O वो नहीं चेंज होगा। जैसे मैंगो, MgO एंड HCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेटा, मैंगो आम नहीं है, स्वाद मत लेने लग जाना। और देख, ये देख मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे ऑक्साइड मिला और अम्ल मिला तो पता है पानी बनेगा। तो H2O लिख के तैयार हूँ, अब इधर मैं ध्यान नहीं दूंगा। देखिए दो गो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर पानी बनाया है। Cl कितना है? 2 और Mg कितना? 1। तो Cl 2 और Mg 1, MgCl2। सिंपल बन रहा है कि नहीं? मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी तरह बेटा ये सोडियम ऑक्साइड का भी क्रिया HCl से करा के नमक और वाटर बनाया गया है। इसको आप एक बार खुद से देखोगे, ठीक है। अब देखो, तो धातु के ऑक्साइड होते हैं, जैसे मैंने बोला धातु के ऑक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहे हैं? अम्ल से। क्यों करते हैं पता है? क्षार से क्यों नहीं करते? क्योंकि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। जनरली आमतौर पे ये क्षारीय नेचर के होते हैं, इनका नेचर क्षारीय होता है, इसमें अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। क्लियर हो गया कि धातु के ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं सर? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या बनाते हैं अम्ल से अभिक्रिया करके? नमक और पानी। चलो अब आता है, अब अधातु के ऑक्साइड। जिस तरह बेटा धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, वैसे ही देखो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना चाहिए कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो जब अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और क्षार से अभिक्रिया कराओ तो वही नमक और पानी ही बनाएंगे, जो कि धातु के ऑक्साइड बनाते थे। लेकिन धातु के ऑक्साइड क्या अम्ल से अभिक्रिया? नहीं, धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करते हैं क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करते हैं क्योंकि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया मैंने करा दिया CO2, CO2 यानी ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन तो अधातु है और ऑक्साइड आ गया, अधातु का ऑक्साइड, ये क्षार हो गया। तो देखो पानी तो बनेगा ही बनेगा, मैंने बोला ना पानी तो बनेगा ही बनेगा। अब देख भाई पानी कैसे बना? इधर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन भी 2 था, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 था, हाइड्रोजन भी 2 था। थोड़ी देर के लिए समझना, तो 2 गो ऑक्सीजन और 1 गो ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन अगर मैं छोड़ दूं, मेरे बच्चों मेरे यहाँ कंफ्यूजन हो गए। यहाँ 2 गो ऑक्सीजन 2 गो हाइड्रोजन था, मैं 2 गो हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेके अपना पानी बना लिया, तब भी मेरे पास 1 ऑक्सीजन बचा। बोलो बचा कि नहीं? बचा कि नहीं? तुम 2 रोज खरीदे, 2 गुलाब का फूल लेके गए, एक प्रिया को दे दिए, कितना बचा? एक बच गया, एक बच गया ना। उसी तरह यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन से तुमने पानी बना लिया, अभी भी 1 ऑक्सीजन बच गया। तो 1 ऑक्सीजन बच गया, ये ऑक्सीजन 3 2 गो पहले से है, O3 बना, Ca और ये कार्बन CO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। रिएक्शंस को देखना जरूरी होता है बेटा, बारीकी से देखा जाता है। देख यहाँ पे तो KOH और CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड है, कार्बन अधातु है ना, नॉन मेटल है, और अधातु ऑक्सीजन के साथ होगा तो अधातु का ऑक्साइड। जैसे मैंने बोला कि देख, मैंने बोला CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु है तो धातु के साथ है ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, धातु के साथ ऑक्सीजन तो धातु का ऑक्साइड। अब मैंने बोला CO2, ये ऑक्सीजन और C कार्बन, कार्बन अधातु के साथ है तो अधातु का ऑक्साइड। तो अधातु के ऑक्साइड के साथ करोगे तो मुझे पता है कि पानी बनाता है, तो ये 2 गो हाइड्रोजन और हई 2 गो ऑक्सीजन। देख बेटा यहाँ देख 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, लेकिन मैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ले लूं तो अभी पास मेरे पास रिमेनिंग ऑक्सीजन 1 बचा हुआ है, 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ मैंने पानी बनाया और अभी भी मेरे पास 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन अभी भी है। और यहाँ CO2 है तो ये ऑक्सीजन CO2 के साथ मिलकर CO3 बनाएगा, K2 था तो K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट।
रिएक्शंस को कॉपी में लिख के बारी बारी से गिन के लिखना पड़ता है, बेटा ऐसे तो नहीं होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा धातु के ऑक्साइड में जनरली ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ठीक है, देख CO2, मुझे पता है कि पानी तो बनेगा सर, पानी तो बनेगा, वाटर बना दूं, H2O बना दूं। देख बेटा, मेरा बच्चा ध्यान दे, हाइड्रोजन यहाँ दो था और दो ऑक्सीजन था। मैंने कहा, सर दो ऑक्सीजन, आप गलत बोल रहे हो बेटा, रैप्टा मार दूंगा, रैप्टा। बोला गलत बोल रहे हो तो, यहाँ दो जब लगा हुआ है सामने, तो यहाँ दो लगा हुआ है, तो भाई दो जो है सोडियमों का है, ऑक्सीजनों का है और हाइड्रोजनों का है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? मतलब देखो, मैं जब अपनी क्लास में पढ़ता था ना, तो मैं जब अपनी क्लास में पढ़ता था तो मेरे रो में तीन लड़के चार लड़के बैठते थे। मैं एक तुमको बहुत छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। तो मेरे मैं हम लोग ऐसे बेंच पे बैठे रहते थे और उधर से एक लड़की आती थी, ऐसे आती थी और आते आते ऐसे स्माइल पास करके चली जाती थी, ऐसे स्माइल पास करके चली जाती थी। अब मैं जो बैठा हुआ था, मेरे को लगता था ये मेरे को देख के स्माइल पास की है। मेरे बगल वाले को लगता था वो मेरे को देख के स्माइल पास की है। उस बगल वाले को लगता था मेरे को देख के स्माइल पास करती है। पर बेटा हम लोग 15 दिन कंफ्यूजन में रहे, 15 दिन, कि वो आके स्माइल पास करती है किसको करती है। वो तीनों को स्माइल पास करती थी, तीनों को। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पे दो सामने लगा हुआ है ना, जब दो सामने लगा हुआ है, समझ रहे हो, दो सामने लगा हुआ है, तो ये सबका है, सोडियमों का, ऑक्सीजनों का और हाइड्रोजनों का। समझ रहे हो? 15 दिन तक अपने क्लास में पूरा फोकस डिस्ट्रैक्ट रहा कि भाई देख रहा है, मेरे को देख के हंस रही है। मैंने बोला चल चुप, मेरे को देख के हंस रही है। मैंने बोला, चुप, मेरे को देख के हंस रही है। कुछ दिन बाद पता चला वो ऐसे ही हंस रही थी। लड़कियों का फितरत होता है। ठीक है, दो सोडियम, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन। देख बेटा, CO2 है, तेरे को वाटर तो बनाना ही बनाना है, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ले लिया। एक ऑक्सीजन बच गया सर, ठीक है सर। एक ऑक्सीजन बचा, दो सोडियम बचा और CO3, तो दो सोडियम बचा, एक ऑक्सीजन CO2 के साथ मिलकर CO3, सोडियम कार्बोनेट बना दिया। एक CO2 बचा था ना, ये ऑक्सीजन में जाके उससे गठबंधन कर लिया। ये जीतन राम मांझी है, ये जीतन राम मांझी है। बिहार बोर्ड वाले जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, खूब मजा आया होगा उनको, वो समझ गए होंगे, जितना माजी है। फिर जाके CO2 के साथ CO3 बना लिया और Na2 CO3 सोडियम कार्बोनेट बना लिया। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया तो अगले स्लाइड में मूव करूंगा। चल भाई, अब आता है महत्वपूर्ण पॉइंट, पॉइंट नहीं पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, मैंने बताया था अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? उदासीनीकरण। देख, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक वही धातु क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है और लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सेम, ये सारे पॉइंट एक साथ सब एग्जाम्पल के साथ समझाया हूं। ठीक है, जैसे धातु का ऑक्साइड है, तो धातु के ऑक्साइड के साथ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, इसको फील कर लिया तो अगर कहानी खत्म कर दूंगा। धातु ऑक्साइड यानी धातु के साथ ऑक्सीजन है, धातु ऑक्साइड में धातु के साथ ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन, पहले देख, पहले धातु के साथ अम्ल था तो लवण और हाइड्रोजन गैस, अभी धातु के साथ ऑक्सीजन आ गया तो लवण ही बनाएगा, लेकिन जो ऑक्सीजन आया वो हाइड्रोजन के साथ जाएगा। ये जो ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के साथ जाके पानी बनाएगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन को यानी H2 को O मिल जाए तो वो पानी बनाएगा, पानी बनाएगा। देख अगला फिर फिल करना, अधातु का भी ऑक्साइड हो भाई, कुछ का भी ऑक्साइड हो, सेम बनता है लवण और पानी। चाहे धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ करे और धातु का ऑक्साइड क्षार के साथ करे, सेम बनाएगा। क्लियर है? धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ, अब बोलोगे धातु तो धातु है और अम्ल के साथ कर रहा है तो नमक तो बनेगा ही बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। देख कार्बोनेट में CO3, कार्बोनेट में क्या है CO3, तो ये बनाएगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। CO2 एक्स्ट्रा ऐड हो गया और पानी तो बन ही रहा है। चल देख, धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम बनाएगा लवण CO2 और वाटर। सबके रिएक्शंस मैंने एग्जांपल के साथ आपको पिछले स्लाइड में बताए हैं। तो ये ना बेटा, आप जब नोट्स बना रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना कि बस ऐसे ही देखने मजे मजे करने आए हो, नोट्स बना रहे हो, ये सारे स्लाइड्स में होने चाहिए, तभी जाके मजा आएगा। अब हम बात करेंगे एक अच्छे से क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत का संचालन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते भाई? ग्लूकोज प्लस अल्कोहल, स्पेलिंग गलत होगा, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लेना आप लोग, आपकी अच्छी होगी स्पेलिंग। ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों के पास क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। तब भी ये विद्युत का संचालन क्यों नहीं करते, जबकि अम्ल और क्षार करते हैं? तो इसका सिंपल आंसर होगा बेटा कि देख, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया गया है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कि देखो यहाँ पे एक नीचे कुछ कॉर्क लगा दिया गया है रबर का
और उसमें दो लोहे की कील लगाई गई है। दोनों लोहे की कील से दो तार कनेक्ट किया गया है और उसे बैटरी से जोड़ा गया है। उसी तार से एक बल्ब को लगाया गया है और एक स्विच बना दिया गया। स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर डिल्यूट HCl का सॉल्यूशन है। डिल्यूट HCl क्यों बोला पता है तुम्हें? क्योंकि देख बेटा, अम्ल हो या क्षार हो, इन दोनों की एक खासियत है, जल के साथ आयन उत्पन्न करते हैं। जल के साथ आयन उत्पन्न करते हैं। दोनों की खासियत है, दोनों की खासियत है बेटा। अम्ल और क्षार दोनों की खासियत है कि ये जल के साथ आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन तो है लेकिन ये आयन उत्पन्न नहीं करते। आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, जबकि अम्ल और क्षार आयन उत्पन्न करते हैं। तो आयन के कारण ही तो सारा कांड होता है। सारा का सारा खेल कौन करता है? आयन करता है। तो पूछे कि ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत का संचालन क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास आयन्स नहीं है और अम्ल और क्षार के पास आयन है। जब उसे जल में डालते हैं तो आयन उत्पन्न करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, तो इसे आप एक बार नोट करो और आगे बढ़ते हैं फिर। चलो जल्दी से, चलो सर। अब आता है जलीय विलयन में अम्ल और क्षार आपस में क्या करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की क्या होती है? जलीय विलयन में अम्ल या क्षार, देख बेटा, क्या होता है ना कि जनरली अगर अम्ल HCl है, देखिए यहाँ मैंने इक्वेशन में समझाया है, इसे समझ। अगर हम HCl गैस को H और Cl को अलग करना चाहें, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। बोलोगे क्यों सर? नहीं होता है यार। HCl से हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसे, गैस से तुम एक्वस सॉल्यूशन कैसे अलग कर दोगे? क्या करना पड़ेगा? एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन होता है। कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तुमने HCl के अंदर क्या डाल दिया? H2O। H2O का नेचर कैसा होता है? पोलर नेचर। पोलर। अब पोलर नेचर के कारण जैसे ही पानी डालते हैं, HCl के अंदर पानी डालते हैं, HCl से H अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। देख, HCl से H अलग हो गया, Cl अलग हो गया। समझ में आया? अब कोई तुमसे पूछे कि अम्ल कैसे अलग नहीं होता, तो समझा दोगे कि देखो HCl में पानी डाला, H अलग हो गया, Cl अलग हो गया। HCl को चाहो H प्लस Cl माइनस, पॉसिबल नहीं है। देख, जो HCl गैस है उसमें जैसे ही पानी डाला तुमने, तो HCl का एक्वस बना। HCl का एक्वस का मतलब क्या होता है बताओ? HCl का एक्वस का मतलब होता है बेटा जलीय विलयन। एसिड, एसिड केला था, उसमें पानी डाल दिया, पानी पानी, तो HCl का एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार हुआ। HCl का एक्वस यानी जलीय विलयन तैयार हुआ। अब जलीय विलयन तैयार हुआ तो फिर जाके H और Cl अलग हुआ। अगर HCl में आप पानी मत डालो, H और Cl अलग ही नहीं होंगे, कुछ कांड नहीं हो रहा, कोई कांड नहीं होगा। HCl में पानी डाले, HCl का एक्वस बना यानी जलीय विलयन बना, HCl का जलीय विलयन। इस जलीय विलयन में क्या हुआ? कुछ समय के बाद हाइड्रोजन अलग हो गया और Cl अलग हो गया। अब देख बेटा, HCl में जैसे ही पानी डाला तो H3O प्लस कैसे बना सर? इसे समझाओ। H3O प्लस कैसे बना बताता हूँ। HCl में जब तुमने पानी डाला था, H प्लस अलग हो गया था, अलग हुआ था, अलग हुआ था, Cl माइनस अलग। यही H प्लस आयन पानी से रिएक्शन किया, क्योंकि पानी डालने के कारण ये दोनों तो अलग हो गए। देख अब यहाँ समझ, HCl में पानी डालते ही H अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया, ये कहानी है। H अलग, Cl माइनस। अब यही H प्लस आयन जाके पनिया के साथ मिलता है और पानी के साथ मिलके बनाता है H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस आयन जिसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये हाइड्रोनियम आयन बेटा जलीय विलयन के अंदर विद्युत धारा का संचालन कराता है। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन से बोलते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बना, क्लियर हो गया। HCl अकेले H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, पानी डालो, पानी डालोगे तो H प्लस अलग होगा, Cl माइनस अलग होगा। बोर्ड पे देखते चलो, H प्लस अलग, Cl माइनस अलग। अब हाई ये H प्लस आयन भाई, ये H प्लस आयन को पकड़ के जाके पानी में रखते हैं तो H3O प्लस बनता है। क्या बनता है? H3O प्लस बनता है। ठीक है। अब आता है पीएच स्केल। सर पीएच स्केल क्या है? मापते हैं, जैसे आप स्केल से मापते हो, हम पीएच स्केल से अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं कि अम्ल कितना पीएच मान है, क्षार का कितना पीएच मान है, इसी से पता लगता है। जैसे कि देखो, यह 0 से 14 तक का एक पैमाना होता है, यानी इस स्केल पे 0 से लेकर 14 तक लिखा हुआ होता है। ठीक है, जो किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है। यानी कोई घोल है, घोल है, उस घोल के अंदर पीएच स्केल डालते हैं, पीएच स्केल, तो वो क्या करेगा
वैल्यू दिखाएगा, जैसे कि 1 दिखाया, 2 दिखाया, 3 दिखाया। कलर भी देखो कैसे बदल रहा है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे। तो देखो जब पीएच मान 7 से कम हो, ये इसका मतलब होता है 7 से कम, तो वो अम्लीय होता है। अम्लीय का मतलब होता है पीएच मान, इसका पीएच मान 7 से कम। और उदासीन में कितना होता है, 7, मतलब एग्जैक्ट 7 होगा। और जब क्षारीय होता है तो 7 से ज्यादा। अब इसमें भी अम्ल दो तरह से होते हैं, जैसे यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखा है, उसको मैं प्रबल लिखता हूँ, प्रबल अम्ल। और वीक एसिड का मतलब होता है दुर्बल अम्ल। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ कि दुर्बल क्षार, और यहाँ आ जाएगा प्रबल क्षार। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ध्यान से समझना कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, जो अम्ल ज्यादा खतरनाक है। दुर्बल अम्ल जो थोड़ा कम खतरनाक है, जिसे हम चाटियो सकते हैं। अच्छा, दुर्बल क्षार जो कम खतरनाक है, जिसमें OH आयन कम है। और प्रबल क्षार जिसमें OH माइनस आयन ज्यादा है। जनरली पीएच स्केल किसको मापता है, ये H+ तथा OH माइनस आयन को मापता है। आयन मापता है कि किसी बिलियन के अंदर H+ कितना है और OH माइनस कितना है। क्षार क्या करता है, किसी बिलियन में H+ कितना है, OH माइनस आयन कितना है, इसको मापता है। ठीक है बेटा। तो देखो, जो प्रबल अम्ल होता है उसमें H+ ज्यादा होता है, जो दुर्बल अम्ल होता है उसमें H+ कम होता है। ठीक है, जो दुर्बल क्षार होता है उसमें OH माइनस कम होता है, और प्रबल क्षार में OH माइनस ज्यादा होता है। तो ये स्केल के थ्रू आप समझ गए कि पीएच स्केल कुछ नहीं करता सर, वो बताता है कि कितना अम्लीय है, कितना कम अम्लीय है, कितने ज्यादा क्षारीय है, वो वैल्यू के द्वारा बता देता है। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है सार्वभौमिक संकेतक। सार्वभौमिक संकेतक एक पदार्थ जो अम्लों या क्षारों की प्रकृति और शक्ति का पता लगाता है। सार्वभौमिक संकेतक ऐसा होता है कि जैसे अम्ल तो है, ठीक है, क्षार भी है, ठीक है, लेकिन उसकी पावर कितनी है, पावर शक्ति की पता लगाता है सार्वभौमिक संकेतक। जैसे यहाँ पे देखो गैस्ट्रिक जूस, नींबू का जूस, प्योर वाटर 7 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है आमतौर पे कि जैसे कभी कभी आप जाते हो फ्री का खाना कचर के खाते हो, आपके पेट में एसिड बढ़ जाता है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमको एसिडिटी हो गया है, वो इनो लाइएगा। इनो क्यों लाइएगा, क्योंकि आपके पेट में एसिड बढ़ गया है। तो वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है क्षार होता है, जो आपको एसिडिटी के समय आराम देता है। ठीक है, और दूसरा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार होता है। तो सार्वभौमिक संकेतक क्या होते हैं, जो जनरली अम्ल और क्षार के शक्ति का पता लगाते हैं, उसे बोलते हैं सार्वभौमिक संकेतक। अब आता है दैनिक जीवन में पीएच का काम। कि दैनिक जीवन में हमें पीएच की क्या जरूरत है, काहेला पढ़े हम, नहीं पढ़ेंगे तो देखो, नहीं पढ़ोगे तो मुंह खोल के खा कर रहा है, मैं कर रहा है काहे, क्योंकि फ्री का खाना 300 रुपए का प्लेट छाप दिया, जाके किसी के फ्री दावत मिला होगा, कार्ड मिला होगा, जाके चाउमीन, बर्गर, रोल, गोलगप्पे, बिरयानी, जो मिला ससुर सब खा लिया है। और खाने के बाद एसिडिटी, गरीब आदमी जब ज्यादा खाना खा लेगा तो यही हाल होगा। घर पे 3 रोटी देते होंगे, इसको फ्री का खाना 4 किलो खाया है, उनका एसिडिटी बढ़ गया। एसिडिटी बढ़ गया तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का घोल बना के और बाबू को ले जाके पिलाओ, मेरा बाबू घोल पी लो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जैसे ही छाड़ जाएगा इनके पेटवा में, अम्ल और क्षार आपस में 3 बार नहीं, मतलब बहुत बार कर सकते हैं, तो आपस में मिलेंगे। अम्ल मिलेगा क्षार से, और क्षार से मिलने के बाद बनाएगा नमक और जल। क्या बनाएगा, नमक और जल, जिसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये सॉल्ट न्यूट्रल हो जाएगा और इसको एसिडिटी से आराम मिल जाएगा। तो ठीक इस प्रकार दैनिक जीवन में हमारे पीएच का महत्व, पाचन तंत्र के अंदर भी पीएच का काम होता है। ठीक है, दूसरा होता है बेटा पीएच परिवर्तन में दांतों में सड़न होती है। जैसे कि पीएच मान 5.5 में कम हो गया, 5.5 से कम हो गया, तुम्हारे दांत में झंझनाहट, बोलते हैं ना सेंसोडाइन, दांतों के झंझनाहट से तुरंत राहत। क्योंकि बेटा जब पीएच 5.5 से कम हो जाएगा, तो ये लड़की देख रही हो, कितनी खूबसूरत लड़की होने के बाद भी ऐसे दांत पे ऐसे करके बैठी हुई है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि इसको दर्द है। कितना मीठा दर्द है ना, बहुत मीठा मीठा दर्द हो रहा है। तो बेचारी खूबसूरत सी लड़की जो है वो ऐसे दांत में करके बैठी हुई है, क्योंकि इसके दांतों में झिंझनाहट है। तो इसके दांतों में झिंझनाहट है, तो देखो मैंने क्या किया है, पेस्ट लगाया है। मैम को ले जाके पेस्ट देता हूँ, मैम आप पेस्ट करो, आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करो, आपके दांतों का झिंझनाहट दूर हो जाएगा। क्योंकि आपके मुंह के अंदर क्या हुआ है, आपके मुंह के अंदर अम्ल बढ़ गया है मैडम। बात ये है कि आपके अंदर
माउथ के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ गई है। अब आपको बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, क्या बात है। तो जो बेबी है ना, बेबी को बेस चाहिए, बेबी को बेस यानी क्षार चाहिए। तो जो बेबी को बेस मिलेगा तो इसके दांत का दर्द नमक और जल बनेगा, और दांत का दर्द क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दांत का दर्द क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके बगीचे का मिट्टी का पीएच। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच, देखो मिट्टी में भी पीएच का इंपॉर्टेंस है। जैसे मिट्टी में एसिडिक है यानी अम्ल ज्यादा है, तो पेड़ पौधा देखो कैसे गुल 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 कर रहा है। हल्के लाइन है तो देखो इसका कलर कैसा है, और न्यूट्रल में कैसा है, कितना हरा भरा, हरा भरा है। क्यों, अगर आपकी मिट्टी मतलब आपकी मिट्टी मतलब आपके बगीचे की मिट्टी, यहाँ बगीचे की बात हो रही है, तो बगीचे की मिट्टी में अम्ल ज्यादा है तो भी पौधे अच्छे से नहीं खिलेंगे, और अगर क्षार ज्यादा है तो भी पौधे अच्छे से नहीं खिलेंगे। उसके लिए चाहिए न्यूट्रल मिट्टी। तो अगर आपके मिट्टी में एसिडिक है, आप उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। क्या डाल दो, COH का वोल्ट वाइज, क्योंकि ये बेस है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल बोले तो उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जिससे मिट्टी की आपकी जो शक्ति होगी वो वापस आ जाएगी और बगीचे के पौधे खिल जाएंगे। इसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाएगी। तो बगीचे में भी पीएच का मान होता है, मिट्टी की भी पीएच होती है, यानी अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है, उदासीन भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आता है कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल जैसे कि सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। आपके पेपर में ये आता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बस याद कर लो एसिटिक अम्ल। संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली का भुट्टा टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, का दूध दही लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, और नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल। ये जितनी भी डंक मारने वाले होते हैं ना, ये मेथनोइक अम्ल डालते हैं। ठीक है बेटा, मेथनोइक अम्ल, चींटी का डंक नेटल का डंक दोनों में मेथनोइक अम्ल होता है। क्लियर है। तो ये पॉइंट्स तो मैं बोलूंगा, इसमें कुछ मेरे को समझाने वाला बात नहीं है कि दही देखो खट्टा होता है, दही में जोरन डालते हैं दूध में तो दही जम जाता है, इसमें बता के मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। ठीक है, तो इसे आप नोट करो, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब आता है अगला स्लाइड। अगला स्लाइड आता है लवण, कि नमक की प्राप्ति कैसे होगी, लवण कैसे बनेगा। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे प्यार करना है, मतलब प्यार मतलब करना है, मतलब प्यार से समझना है। ठीक है। लवणों का निर्माण कैसे होता है समझो। जब अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था कि अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, क्षार के साथ। तो क्या बनता है, कब बनता है लवण, कब बनता है जल, कब बनता है लवण और जल। तो वही बात है, जब अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है बेटा, लवण बनता है। इसमें क्षार से धनात्मक आयन, जो क्षार से होते हैं वो कौन से आयन आते हैं, धनात्मक, और जो अम्ल से आते हैं वो आते हैं ऋणात्मक आयन। यानी जब नमक बनता है तो जो क्षार से आता है वो धनात्मक होता है, और जो अम्ल से आता है वो ऋणात्मक होता है। क्लियर है। इसको मैं तुम लोगों को दिखा भी सकता हूँ, जैसे कि ऐसे मैं बताता हूँ। जैसे मैं HCl के अंदर NaOH डाल दूं, ठीक है, तो इसमें क्षार से धनात्मक और अम्ल से ऋणात्मक आयन कैसे आते हैं समझना। जैसे ये अम्ल है, ये क्या है बेटा, अम्ल है, और ये क्या है मेरा बाबू, ये क्षार है सर। तो इसमें धनात्मक आयन Na प्लस है, OH माइनस, इसमें H प्लस है, Cl माइनस। तो देख, क्षार से धनात्मक, लेकिन क्या बोला, जब अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है, नमक बनता है। इसमें क्षार से धनात्मक आयन, तो ये क्षार का धनात्मक Na, और अम्ल से ऋणात्मक, अम्ल का ऋणात्मक Cl, यही तो बनाता है नमक। और बाद में तो वाटर बनता ही बनता है, इसका क्या लेना देना है, नमक तो यही है। तब देख Na प्लस और Cl माइनस, तो आया ना Cl माइनस अम्ल से और Na प्लस क्षार से, तो ये फील आ गया होगा आई होप। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है, यानी साधारण नमक बोलने का मतलब होता है जो घर में आप नमक खाते हो ना, जो सब्जी उब्जी में डालते हो वो सब साधारण नमक, क्योंकि इससे दुनिया भर में लोग खाना पकाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, दुनिया भर के लोग खाना पकाने के लिए इसी का, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, लवण का पीएच, लवण का पीएच यानी नमक का पीएच कैसे इफेक्ट करता है, इसे ध्यान देना समझना। जैसे कि कोई प्रबल अम्ल है, यानी बहुत खतरनाक अम्ल है, अम्ल का इफेक्ट ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड किसी कमजोरता से क्षार से मिल रहा है, उसको मारेगा, उस एक कमजोर मतलब प्रबल क्षार है, सॉरी दुर्बल नहीं है, प्रबल क्षार है, मजबूत एसिड, हम मजबूत क्षार बन रहा है, तो दोनों मजबूत है, हम हूं मजबूत, उनहु से मजबूत,
तुम्हारे पापा और उसके पापा लड़ाई कर रहे हैं, मतलब मामला न्यूट्रल होगा क्योंकि दोनों मजबूत है और पानी बनेगा ही बनेगा। उदासीन लवण जो नमक बनेगा न्यूट्रल होगा, ठीक है, क्योंकि अम्ल भी स्ट्रांग है, क्षार भी स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग है, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, नमक बनेगा। और ये नमक कैसा बनेगा, उदासीन बनेगा। देखो बच्चों अभी मैं वीडियो बना रहा था, एक बैग इतना डर गया ना मैं, डर गया, हमारे स्टूडियो के ठीक बाहर एक कुत्ता आके बैठा हुआ है। तो आयुष प्लीज आप जाइए और उसको थोड़ा सा ट्रीट कीजिए बाहर, थोड़ा कैमरे के आप नीचे से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी जान निकल गई, तुम्हारे सर की जान जा सकती थी। ये सामने कुत्ता बैठा हुआ, सामने एक स्टूडियो में घुस गया ये, उसे प्यार से भेज दो यार, ठीक है। अब देख बेटा, प्रबल अम्ल यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड, मजबूत एसिड किसी कमजोर के क्षार से जाके मिल रहा है, तो जो इफेक्ट पड़ेगा, बोलते हैं ना कि अपने जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जैसे एसिड का इफेक्ट ज्यादा है, किसी कमजोर क्षार से मिल रहा है, तो जो बनेगा नमक ही। अम्ल और क्षार मिलके नमक ही बनाते हैं, लेकिन जो नमक बनेगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड का ज्यादा इफेक्ट था और पानी अलग हो गया, ठीक है। देख बेटा, अब कमजोर अम्ल है, कोई कमजोर का अम्ल किसी मजबूत एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रबल क्षार के साथ, तो इस बार क्षार का इफेक्ट ज्यादा है, इस बार क्षार मजबूत है, तो जो नमक बनेगा उस पर क्षारीय होगा और ठीक है बेटा, तो जिसकी इफेक्ट ज्यादा होगी नमक वैसा ही बनेगा। अम्ल प्रबल है और क्षार भी प्रबल है, दोनों मजबूत है, तो नमक न्यूट्रल होगा। लेकिन अम्ल मजबूत है और क्षार कमजोर है, तो नमक अम्ल पे जाएगा, लड़का उस पे जाएगा जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा। क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। मतलब ये टॉपिक बेटा महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पेपर में अक्सर आते हैं, अक्सर आते रहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 हाफ H2O। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये पांचों फॉर्मूले आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए और बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे, बारी बारी से एक एक के बारे में बात करेंगे, इनको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट लो, नोटबुक में नोट करो। और सबसे बड़ी बात है कि स्क्रीनशॉट वाला लफड़ा अब ज्यादा नहीं है, इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि अब देखो, अब जैसे वीडियोस खत्म होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां नोट्स का एक PDF होगा, नोट्स PDF, आप वहां जाके डाउनलोड कर लेना, आपको पूरी नोट्स मिल जाएगी। काहे करो ना, घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे कोरोना, बोलते हैं वही। देख बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देख बेटा, जब सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, NaCl, NaCl इसे क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। इसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्राइन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो ब्राइन कहा जाता है कि जलीय घोल से, जलीय घोल मतलब इसके साथ क्या मिला दो, वाटर मिला दो, H2O मिला दो। आप बिजली प्रवाहित करनी है, यानी अब इसमें क्या प्रवाहित करनी है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, करंट भी फ्लो कर दो, यानी पानी लो, पानी के अंदर NaCl नमक डाल दो और घोल प्रवाहित में बिजली प्रवाहित कर दो, तो यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो यही मिलके बेटा देखिए, NaCl और H2O बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर ये रिलीज करता है दो गैस, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। देख बेटा, क्लोरीन गैस होता है माइनस, तो ये रिलीज होता है कहाँ पे, एनोड। क्लोरीन कहाँ पे रिलीज होता है, एनोड पे। हाइड्रोजन होता है प्लस, तो ये तुम्हें मिलेगा कहाँ पे, कैथोड पे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहली बात, क्लोरीन तुम्हें मिलेगा एनोड पे और हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड पे। क्लियर हो गया? अब देख बेटा, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाती है, क्लोर क्षार। और ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, आता है, IMP लिख दिया हूँ, इंपॉर्टेंट है पेपर में। ऐसे ही आता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, तो बोलेंगे जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। और इसमें दो गैस रिलीज होते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन गैस एनोड पे मिलता है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलता है। अब देखो बेटा, क्योंकि इसमें बनने वाला उत्पाद क्लोरीन के लिए क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्षार, क्योंकि NaOH क्षार है कि नहीं, NaOH बेटा बेस है ना, NaOH क्या है, क्षार है। तो देख बेटा, क्लोरीन तुम्हें मिला है नोड पे और NaOH क्षार जो मिला वो मिला तुम्हें, सॉरी उल्टा, हाँ ठीक बोला, NaOH तुम्हें प्राप्त हो प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। ये रिएक्शन पूरा इलेक्ट्रिक बैटरी के थ्रू ये पूरा कराया जा रहा है, ठीक है, इसे कनेक्ट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि क्योंकि बिजली चाहिए ना, बिजली कहाँ से आएगी, बिजली के लिए चाहिए ना आपको बैटरी,
ठीक है। तो इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होती है। कब बेटा? जब नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किसको बताता है? क्षार को। और क्लोरीन बेटा, क्लोरीन किसको बताता है? क्लोर। क्लोरीन बताता है क्लोर। तो क्लोर और क्षार, क्लोर क्षार। क्लियर हो गया? क्लोर क्षार अभिक्रिया, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया आएगा तो आप लिख लोगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, जिसमें बात होगी ब्लीचिंग। ब्लीचिंग पाउडर, ये दिख रहा है आपको ब्लीचिंग पाउडर? ठीक है। कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कौन सी गैस पास कर दो? क्लोरीन गैस। बहुत सिंपल होता है ये सब। तो बेटा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस पास करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर ब्लीचिंग पाउडर बनाता है और वाटर रिलीज करता है। सिंपल। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? कपड़ा उद्योग में ब्लीचिंग करने के लिए, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए इसका उपयोग होता है। कोई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग होता है। पानी को पीने और कीटाणु युक्त, जैसे RO होता है ना, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखना, ऐसे भी लिख सकते हो CaOCl2। यही याद रखो आप। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे क्लोरीन के साथ तो ये आपका बन जाएगा ब्लीचिंग। क्लियर हो गया? आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा? बेकिंग सोडा सबके घरों में होता होगा, जैसे मम्मी पकौड़े बनाती हैं, खाना बनाती हैं, कुछ बढ़िया एकदम क्रिस्पी पकौड़ा, तो ये सब चीजों में ना बेटा इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि देख, अब इसकी बनाने के लिए याद रखना कि नमक पानी से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा अमोनिया, थोड़ा CO2 थोड़ा अमोनिया पास किया जाता है, तो ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और ये बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं। और यही होता है बेकिंग सोडा। यही होता है बेकिंग सोडा, BS यानी बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देख बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर जब तुम गर्म करोगे, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो ये टूट के बनाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस रिलीज करता है। अब मेरी बात को ध्यान रखना, बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा नमक। मैगी बनाते हो ना, वैसे याद रखो, थोड़ा नमक, थोड़ा पानी डाल दो सर, पानी के बाद थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देना और थोड़ा अमोनिया, NH3। ये ध्यान रखना, ये 4 पॉइंट्स बेटा, NH3 CO2 H2 और NaCl। अब बनाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और आपको मिल जाएगा बेकिंग सोडा। क्लियर है? सिंपल, नमक पानी CO2 अमोनिया। अभी मेरे को रेसिपी लिख के कमेंट बॉक्स में बता दो, एक बार रेसिपी लिख के बता दो कमेंट बॉक्स में कि बेकिंग सोडा की रेसिपी क्या है। सर नमक पानी बनाना ही बनाना है, CO2 और अमोनिया पास कर दो, काम हो गया। तो देख, बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और यही सोडियम कार्बोनेट से बनता है वॉशिंग सोडा। समझ? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के घोल को गर्म किया जाता है तो क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखो। सिंपल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। और इस रिएक्शन में कौन सा गैस रिलीज होता है? CO2 गैस। कौन सा गैस रिलीज होता है? CO2 गैस रिलीज होता है। ठीक है बेटा, CO2 गैस। ये इंपॉर्टेंट है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? CO2 गैस। एक बार क्वेश्चन आया था ऐसे ही कि दो सब्सटेंस आपको दिया हुआ था, बोल रहा था कि दोनों में हीट करने पर क्या अंतर है, कि आप रिएक्शंस के बेस पे क्या अंतर बता सकते हो। शायद अगला समीकरण मैंने डाल रखा है ये। देख लेता हूँ, अगर डाल रखा है तो बता दूंगा। हाँ, ठीक है। हाँ, सिंपल यही शायद पूछा था कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट और हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब डिक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो इसमें कोई गैस रिलीज नहीं होता, और जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो बेटा उसमें से CO2 गैस बाहर निकलता है। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के घोल को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है और CO2 गैस बनता है। और समीकरण लिख दोगे आप, बोर्ड पे आपको दिख रहा है। चलो, तो बेकिंग सोडा का यूज कहाँ पे होता है? तो बेकिंग सोडा का यूज होता है बेटा, इसका उपयोग केक बनाने में। ये देख रहे हो? कभी ऐसे केक तो अपने बर्थडे में नहीं खरीदे होगे, अपने दोस्त के बर्थडे में जरूर खरीद के लेकर गए होगे। लड़कों की दोस्ती बहुत ये होती है खतरनाक। तो अपने बर्थडे में ना उनको कुछ नहीं, अपने बर्थडे के दिन वो न्यूट्रल रहेंगे। हाँ, कोई पार्टी कर दिया, कोई दोस्त आके सेलिब्रेट कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर दोस्त का बर्थडे है तो भाई कहीं से भी पैसा लाके दोस्त के बर्थडे में ऐसे केक जरूर लेके जाएंगे। ठीक है। तो यह दांतों को सफेद बनाता है। ये देखो, ये दांतों का, ये लड़कियों का, ये किसी लड़की का दांत है पक्का, आई एम श्योर। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि लड़के का दांत है कि लड़की का दांत है। ओठ से ही पता चल रहा है। ओह माय गॉड, ओठों से, ओठों से ही पता चल रहा है।
एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड मतलब कि जब अम्ल बढ़ जाता है तो उसके लिए एक बेस आपको दिया जाता है जो कि जल में घुलनशील होता है, उसे बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड किसे बोलते हैं कि जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो आपको बेस की जरूरत होती है, तो वो बेस जो जल में घुल जाता है उसे एंटासिड, उसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है ये बनाने में, खाना बनाते समय उपयोग किया जाता है। मैंने बताया था क्रिस्पी पकौड़ा इन सब चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, ये अग्निशामक यंत्र देख रहे हैं, ऐसे जब कभी कहीं आग लग जाती है तो ऐसे लेके इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस अग्निशामक यंत्र में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड आता है बेटा वॉशिंग सोडा। मैंने अभी आपको बताया था कि सोडियम कार्बोनेट जो NO2CO3 है, उसमें जब पानी वाटर रिक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं यानी क्रिस्टलीकरण करते हैं, क्रिस्टलीकरण किसका क्रिस्टलीकरण, तो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण आपको देता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कोई बच्चे बोलते हैं कि इसका रासायनिक नाम बता दो सर, तो ये आपको मैंने इसलिए बता दिया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है कांच, साबुन और कागज उद्योग में, इसको बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है, जो सोडियम से बने यौगिक होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए सफाई एजेंट के रूप में भी किया जाता है। ठीक है बेटा, इसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता यानी जो वाटर होता है, वाटर के अंदर कभी वो सरफ लाके घोल देना, देखना उसकी कठोरता दूर हो जाती है, तो वही वॉशिंग सोडा होता है बेटा। वॉशिंग सोडा फेना ही लेना जो है ना, वही वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब साफ करने वाला। ये देख के भी पता चल रहा है इसके अंदर लग रहा है कि ये सरफ है। ठीक है बेटा, तो वही बात है। वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन आपको वॉशिंग सोडा बना के देता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि अगर आप वॉशिंग सोडा को बेकिंग सोडा से बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो ये देखिए, बेकिंग सोडा से बनाने के लिए पहले हम बेकिंग सोडा को हीट करके सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे और फिर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे। जैसे समझो, कभी कभी आता है कि वॉशिंग सोडा को दो स्टेप में बनाओ, तो पहले हम बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 को हीट करेंगे तो हमें बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये बन जाएगा आपका CO2 और H2O, यही बनेगा ना। एक बार चेक कर लेता हूँ, दो कार्बन, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 3 2 5 और 1 6। ठीक है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, Na2 सब बैलेंस है। यानी कहने का मतलब कि पहले आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करके सोडियम कार्बोनेट लाओगे, फिर सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कराओगे वाटर के साथ, तो आपको मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा बनाने के दो स्टेप्स भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आता है बेटा अगला हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेटा, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वो होता है जिसका इस्तेमाल हड्डियों को प्लास्टर करने के लिए, जब आपका पैर हाथ टूट जाता है, टूट जाता नहीं, कभी किसी का टूट जाए, तो ये देखो ये हमारे अंकल का पैर प्लास्टर हुआ है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक बेटा, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर आपको क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिंपल होता है। ये देख जिप्सम है, सॉलिड आपको दिख रहा है जिप्सम पत्थर की तरह, इसको 373 केल्विन पे गर्म कर दो, तब आपको एक पाउडर मिलेगा जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पीओपी। इसे ही बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, ऊपर नाम लिखा हुआ है। ये रिएक्शंस भी आप देख लो। ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, CSO4 हाफ H2। अब देख बेटा, इसे जब गर्म करोगे ना, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है, हाँ, उल्टा रिएक्शन है इसमें। एक मिनट रुक जाओ, मैंने मुझे लगा यहाँ 2H2 होगा। ये देख CSO4 2H2। जब इसे आप बेटा गर्म करोगे, ये 2H2, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जल के अणु टूट जाते हैं, जल के अणु टूट कर बनाते हैं। तो जब बेटा देख जिप्सम को जब तू गर्म करेगा, ये जिप्सम है, इसे तो वो हीट करेगा, तो ये जो 2H2 है यानी वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, उसे गर्म करने पर ये 2H2 टूटेगा और ये बनाएगा 1/1/2H2 और 1/1/2H2। इस 1/1/2 को आप लिख सकते हो 2 1 2 1 3 3/2। अब इसको आप जोड़ो, 1/2 प्लस 3/2 जोड़ो, 1/2H2 और 3/2H2 जोड़ो, 4/2, और ये कटने के बाद वही आएगा 2H2। आ गया कि नहीं आ गया? तो सिंपल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए आपको जिप्सम को हीट करो, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन और आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। बेटा ये पीओपी है, ये वाटर है, ये वाटर है तुम्हारा, अभिक्रिया करेगा तो जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम पत्थर होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो आपके लिए यूजलेस होगा, बेकार हो जाएगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते। अब अगले स्लाइड में हम एक दो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देख भाई,
प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के बीच अभिक्रिया दर्शाने के लिए समीकरण लिखें। बेटा ये समीकरण ये है, ये देखो CaSO4 इंटू हाफ एच टू 1/2 CaSO4 2H2। ये रिएक्शन आप लिख दोगे। फिर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसके साथ मैंने मिला दिया 3/2H2O, ये जल है। अब ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जिप्सम। CaSO4 इंटू 2H2O, ये बेटा है जिप्सम। क्या है, और जिप्सम पत्थर होता है, अभी आपको दिखाया था ना, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देख ले भाई कलर, तो पत्थर हो जाएगा आपके लिए। देख बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए, समझाइए क्यों? क्योंकि बेटा नमी रोधी अगर कंटेनर में नहीं रखोगे तो नमी से अभिक्रिया करेगा, जिप्सम बनाएगा। सेम कहानी है, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट। अब देखो यहाँ थोड़ा फंसाया है, एक्स को 373 केल्विन पर गर्म। एक्स मतलब तुम्हारी एक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, गर्म करने पर इसमें से पानी के अणु निकल जाते हैं। यार अभी मैंने बोला पानी के अणु निकल जाते हैं, ये देखो जल के अणु टूट जाते हैं। किससे जल के अणु टूटते हैं, जिप्सम से। एक्स तुम्हारा जिप्सम होगा। खैर आगे पढ़ते हैं। और यह वाई बन जाता है। क्या बन जाता है, वाई। और वाई एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही करने में करता है। देख भाई, टूटी हुई हड्डी को सही है, दिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर हुआ है। अब क्या कराऊं, अब क्या कराऊं सर? अब तो सर क्लियर हो गया कि एक्स है तुम्हारा जिप्सम और वाई का इस्तेमाल टूटी हुई हड्डी यानी पीओपी, और एक्स और वाई को पहचाने और वाई से एक्स कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी पीओपी से जिप्सम कैसे चाहिए। पीओपी से तुम्हें क्या चाहिए, जिप्सम। तो ये रहा भाई, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराओ। ये पीओपी है, ये तुम्हारा पीओपी है, इसका जल के साथ अभिक्रिया कराओ, आपको मिल जाएगा जिप्सम। देखो वाई से एक्स कैसे प्राप्त करें, वाई से पीओपी से जिप्सम कैसे प्राप्त करें, तो सिंपल है, पीओपी को जल के साथ अभिक्रिया करा दो, आपको जिप्सम मिल जाएगा। इस तरह बेटा हमने पूरा चैप्टर कर लिया है खत्म। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, वो आपके ऊपर है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए फायदेमंद है कि अगर आपने पूरी वीडियोस देख ली है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो आप जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करो, अपने दोस्तों को भेजो, अपने एक्स को भेजो, अपने वाई को भेजो, जिसको भेजना है भेजो। तो मिलते हैं अगले चैप्टर, एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।